हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसमें है चैप्टर नेम देख, इसमें दिया है वाइल्ड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स होता है जो चीज अपने आप खुद ही ग्रो हुई हो, उसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, और उसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। मतलब जंगलों में रहने वाले जो जीव हैं उन्हीं को कहते हैं वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ ये हो गया। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम क्या देखते हैं? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. लिथोस्फीयर मतलब स्थल भाग, जिस जमीन पर हम लोग चलते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहां पर वाटर अवेलेबल होता है। एटमॉस्फेयर जहां पर एयर पाई जाती है। इन तीनों के आपसी कांटेक्ट को से जो एक जहां पर लाइफ पाई जाती है, सबको मिला के हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये हो गया बायोस्फीयर। तो इन बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक दूसरे के सहयोग से वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। और इस सहयोग को आपस में एक सिस्टम होता है ना। जैसे प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जो हम छोड़ते हैं, तो प्लांट जो है ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह से आपस में जो एक को रिलेशन होता है, इसके सिस्टम को कहा जाता है इकोसिस्टम। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वैल्यू, ये इस तरह से ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट हमको क्या क्या देते हैं? वो सारी चीजें देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए काफी मतलब इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वो हमको टिम्बर देते हैं। टिम्बर क्या होती है? जिससे घर वगैरह बनते हैं, लकड़ियां। और शेल्टर देते हैं एनिमल्स को रहने के लिए। कुछ एनिमल्स जो है पेड़ पर रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, और कुछ वाटर में रहते हैं। बर्ड्स वगैरह हैं तो एयर में उड़ती हैं, रहती हैं। और क्या होता है? प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। इसके अलावा ये जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम अपनी सांस लेते हैं। और क्या करते हैं? सॉइल को प्रोटेक्शन देते हैं। जब जैसा इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे कि जो सॉइल है उसको जब ग्रास वगैरह पकड़ी रहती है तो उसका इरोजन नहीं होता है, वो बह करके पानी के साथ नहीं जाती है, हवा उसको उड़ा नहीं ले जाती है, तो सॉइल को प्रोटेक्शन देती है। और एक्ट एज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? जो हवा की, जैसे आंधी तूफान आया तो हवा की रफ्तार को जो स्लो कर देता है, तो बाकी चीजें जो है उड़ती नहीं है, और एयर की स्पीड कम हो जाएगी तो जो नुकसान होना रहता है, जो डिस्ट्रक्शन होना रहता है, वो नहीं होता है। और हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। और ये प्लांट क्या करते हैं? ग्रास क्या करती हैं? ये वाटर को रोक करके, जब पानी रुकता है, तेजी से नहीं फ्लो होता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता है। तो जमीन के अंदर जाता है तो क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बढ़ता है। और क्या करते हैं? प्लांट हमको फ्रूट देते हैं, नट्स देते हैं, लेटेक्स जो गोंद होती है, टर्पेंटाइन ऑयल देते हैं, गम हुआ, मेडिसिनल प्लांट हुआ, आल्सो पेपर। ये जो हम लोग पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह छपी रहती हैं, कॉपियां बनती हैं, ये सब प्लांट से ही बनती हैं। तो वो हमको पेपर भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी स्टडीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो
वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, वाइल्ड लाइफ में अब हम देखना है कि वाइल्ड लाइफ में है क्या क्या चीज। वाइल्ड लाइफ में बर्ड आती हैं, वाइल्ड लाइफ में बर्ड आती हैं, एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, जलीय जंतु, जैसे जल में क्या क्या रहता है, तो आपके रहते हैं जल में, मछलियां रहती हैं, तो और भी क्या नाम है, एक मगरमच्छ वगैरह जिसको आप कहते हो, राइनोसेरस वगैरह, तो ये सब वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, ये पाए जाते हैं इसमें। और इसके अलावा ये हमको देते क्या है, ये हमको देते हैं मिल्क, मीट, हाइड्स, ऊल। वो हमको दूध, जानवरों से हमको क्या मिलता है, दूध मिलता है। मीट, कुछ जानवर हैं जिनका मीट खाया जाता है। और हाइड्स देते हैं, ऊल देते हैं, जैसे बकरियां हैं, भेड़ हैं, दूसरे और भी कुछ हैं एनिमल्स ऐसे जिनसे हमको ऊन प्राप्त होता है। तो जैसे इसके अलावा इंसेक्ट्स, जो छोटा जीव है जिसको हम लोग इग्नोर लोग करते हैं, जैसे मधुमक्खी हुई, फॉर एग्जांपल दे रहा है कि मधुमक्खी है बीज, तो हमको क्या देती है, हनी तो देती ही है, इसके अलावा वो फ्लावर्स के पॉलिनेशन का भी काम करती है। एक जगह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फूलों के, जो जिससे पॉलिनेशन होता है, उसको ले जाके दूसरे फूल पे रखती हैं, तो उसका पॉलिनेशन होता है, इसमें ये सहयोग करती हैं हमारा। और इसके अलावा वो डिकम्पोजर्स का भी काम। डिकम्पोजर्स क्या होता है, कोई डेड एनिमल्स है उसको डिकम्पोज करना, उसको नष्ट कर देना, उसको फिनिश कर देना, तो ये काम भी ये करती हैं। तो इस तरह से ये हमारे इकोसिस्टम में काफी सहयोग करते हैं, चाहे इंसेक्ट हो, एनिमल हो या बर्ड हो। अब बर्ड के रूप में देख लीजिए, बर्ड में क्या है कि बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। अब ये चिड़िया है बर्ड, ये इंसेक्ट, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको खा जाती हैं, और खा करके वो एक तरह से डिकम्पोजर का काम करती हैं। क्योंकि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उसको ये बर्ड खा जाती है। और इसी तरह का एक वर्ड है आपका ये वल्चर। वल्चर ये वर्ड है जो कि डेड एनिमल्स को, वल्चर जो है वो डेड एनिमल्स को खाता है, जो जानवर वगैरह मर जाते हैं, देखते हैं पैर तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो जो जैसे ऑक्स मर गया, काऊ मर गई, गाय बैल ये सब जो मरते थे, तो वहां पर ये वल्चर दिखाई पड़ते थे, उनके मांस को ये खा जाते थे, जिससे एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन होने वाला रहता था, जो सड़क से दुर्गंध जो होती थी वो नहीं हो पाती थी, उसको फिनिश कर देते थे। इस तरह से ये जो है क्लीनर ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के क्लींजर थे, नेचुरल क्लींजर थे, जो ये काम करते थे। तो हम कह सकते हैं कि 100 एनिमल्स, जानवर चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हैं, चाहे इंसेक्ट हो या बर्ड हो, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, उसको बैलेंस करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इस वाइल्ड लाइफ का और नेचुरल वेजिटेशन। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आप लोग जानते हैं कि जहां पर मॉइस्चर अधिक होता है, बारिश जहां अधिक होगी, वहां के जो फॉरेस्ट हैं, पेड़ पौधे हैं, काफी लंबे होते हैं, काफी घने होते हैं। लंबे इसलिए होते हैं कि घने होते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, तो लंबे हो जाते हैं, और उसमें कोई जो ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नहीं होता है, इसलिए काफी घने हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे मॉइस्चर की अमाउंट घटती जाती है, तो वैसे वैसे उनकी डेंसिटी, फॉरेस्ट की का जो की जो डेंसिटी है वो भी कम होती है, और ट्रीज की जो लंबाई होती है वो भी कम हो जाती है।
तो इस तरह से जहां मॉडरेट रेनफॉल होती है, यहां आपने देखा कि जहां हैवी रेनफॉल होगी वहां ह्यूज ट्रीज होंगे, और जहां पर the amount of moisture decreases, size of trees and their density reduces. जहां पर मॉइस्चर की मात्रा कम होगी वहां पर वैसे वैसे ट्रीज की साइज और उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। रिड्यूस मतलब कम, डेंसिटी मतलब उसका घनापन। तो इन जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होगी, हल्की बारिश होगी, वहां के ट्रीज जो हैं वो छोटे होंगे, है? और वहां ग्रास बहुत अधिक मात्रा में घासें पाई जाएंगी। तो और जहां पर ड्राई एरिया होगी, ड्राई एरिया मतलब डिजर्ट एरिया, रेगिस्तान टाइप की, जहां की बारिश बहुत कम 25 से 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर तक होती है, वहां पर थॉर्नी श्रब्स और स्क्रब्स पाए जाएंगे। थॉर्नी मतलब जो कांटेदार झाड़ियां होती हैं, श्रब्स स्क्रब्स ये सब पाए जाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस तरह के जो एरिया में जो प्लांट होते हैं उनकी ट्रीज जो है काफी गहराई तक, काफी डीप तक चली जाती हैं। उसके जाने का कारण क्या होता है, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में वे जड़ें। अच्छा, तो जो ड्राई रीजन है, जो डेजर्ट रीजन है, वहां पर रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम होती है इस वजह से वहां पर कहां से, यही से ना। तो जो ड्राई रीजन्स हैं, ड्राई रीजन में थॉर्नी श्रब्स पाए जाते हैं, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। और इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है, विशेषता, कि यहाँ इनकी जड़ें जो हैं, रूट्स, वो काफी गहराई तक चली जाती हैं। गहराई तक क्यों जाती हैं? इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में, क्योंकि ऊपर तो वाटर रहता, मॉइस्चर रहती नहीं है। तो वाटर को, प्लांट को सरवाइव करने के लिए, अपने सूट को सरवाइव करने के लिए रूट जो है वो काफी नीचे तक धंसी चली जाती है कि कहीं पानी मिल जाए। तो इनकी जड़ें जो हैं काफी नीचे तक जाती हैं। दूसरा कारण होता है कि जो इनमें ये जो थॉर्न पाए जाते हैं, इनकी पत्तियां होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, क्योंकि पतली पट्टियों, जो अगर लीव्स जो है वो पतली रहेगी उसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा और वो सूख जाएगी। लेकिन अगर वो मोटी है, गद्देदार है, तो उसमें इवेपोरेशन उतनी तेजी से नहीं होगा और प्लांट अपनी लाइफ को सरवाइव कर लेगा। तो लीव्स है थॉर्नी अवे। टुंड्रा कहाँ होता है? ये देखिए यहाँ पर टुंड्रा दिया है। ये टुंड्रा क्या है? टुंड्रा जो मतलब पोलर रीजन में, जहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, वहां पर किस तरह की मॉसेज और लिकेंस ज्यादा पाई जाती हैं और उस तरह की कोई वेजिटेशन नहीं होती है। बहुत अच्छी। एक चीज फिर आगे देखिए कि फॉरेस्ट को, जो फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड होता है, उसको हम लोग टू इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक है एवरग्रीन, एक है डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन, ये जो क्लासिफिकेशन है इसका दोनों, वो इनकी लीव्स को सेट करने पर आधार पर, सेट करने के आधार पर है। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा हरा भरा मतलब ये जो एवरग्रीन ट्रीज हैं, ये अपनी पत्तियों को किसी खास मौसम में एक साथ नहीं गिराते हैं। इनकी पत्तियां धीरे धीरे एक एक करके गिरती हैं और नई पत्तियां आती रहती हैं। तो क्या होता है उसमें, ऐसे फॉरेस्ट में जो ग्रीनरी है वो हमेशा बनी रहती है, हरियाली हमेशा बनी रहती है, इसलिए इसको कहते हैं एवरग्रीन। और जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, वो एक पर्टिकुलर सीजन में जब ठंडी आने वाली रहती है, ठंड पड़ती है, उस समय अपनी लीव्स को पूरी तरह सेट कर देते हैं और वो जैसे लगता है कि मतलब जैसे पत्तियां हैं ही नहीं, पूरी तरह से झड़ जाती हैं। ऐसे फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है।
एक बार इसकी रीडिंग देख लेते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स सिमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। एवरग्रीन ट्रीज जो हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी सारी पत्तियों को नहीं गिराते हैं, जबकि डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं कि अगर लीव्स रहेंगी तो उसमें ट्रांसपिरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, तो उससे बचने के लिए कि जिससे कि उनके जो सूट, उनका जो स्टेम है उसमें मॉइस्चर बनी रहे, इसलिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। कौन? डेसिडियस फॉरेस्ट। These forests are further classified as tropical or temperate based on their location at different latitudes. ये जो फॉरेस्ट हैं ये टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेट बेस्ड, टेम्परेचर के आधार पर, जो कि टेम्परेचर तो आप लोग जानते हैं कि लेटीट्यूड के बेस्ड पर रहता है, तो उस बेस पर इनको जो है डिफाइन किया गया है कि तो इसको हम लोग लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि मतलब ये डेसिडियस फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फॉरेस्ट कवर काफी इसेंशियल है, काफी जरूरी है कि फॉरेस्ट बना रहे। तो इस फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी संपत्ति है, धन है, और प्लांट जो है एनिमल्स को तो शेल्टर देते ही हैं, और इसके साथ साथ ये इकोसिस्टम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट की चेंजिंग और ह्यूमन इंटरफेरेंस से वो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ की जो विलुप्त हो चुकी हैं, और काफी जो है वो एक्सटिंक्ट के कगार पर है, विलुप्त होने वाली है। ऐसा किस लिए कि उनका जो अपना शेल्टर था, उनका जो जंगल अपना घर था, वो धीरे धीरे फिनिश होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, देख रहे हैं, डिफोरेस्टेशन जंगलों की कटाई, सॉइल इरोजन मिट्टी का बह जाना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी जैसे इंडस्ट्री बन जाना, जंगल को काट के हाउस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जंगलों को काट करके खेती हो रही है। फॉरेस्ट फायर जैसे जंगल में आग लग गई तो बहुत से लिविंग बींग्स जो उसमें मर गए, जानवर मर गए। सुनामी आ जाती है तो समुद्र के किनारे वाले जो जंगल हैं, इलाके हैं, वो तबाह हो जाते हैं, वहां की लाइफ पूरी तरह फिनिश हो जाती है। तो ये सब जो है कुछ तो इसमें नेचुरल हैं और कुछ ह्यूमन मेड जो हैं फैक्टर हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को काफी खतरे में डाल रहे हैं। तो इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ये सारे फैक्टर जो हैं वो इस एक्सटिंक्शन में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं कि एक ग्रेट जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारा एक तरह से जो नेचुरल रिसोर्स है, ये इस पर खतरा हो रहा है इन्हीं दो वजहों से। तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज इंक्रीजिंग द इंसिडेंट्स ऑफ पोचिंग। इसमें एक बात ध्यान देने की है, जो लोग शिकार करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ को
के खतरे की सबसे बड़ी वजह है पोचिंग। ये पोचिंग क्या होता है? ये पोचिंग वर्ड आप देख रहे हैं। पोचिंग क्या होता है? एक तरह की ये हंटिंग है। जब अपने हंटिंग तो होती है कि किसी जानवर को, जैसे हम जंगल में गए, उसका शिकार किए, उसको लोग खाते होते थे, मार और के किसी जंगल को खाना, जानवर को खाना, ये हंटिंग हो गई। लेकिन अपने मतलब आर्थिक लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए जो हंटिंग की जाती है उसी को कहते हैं पोचिंग। जैसे कभी कभी लोग किसी जानवर के का चमड़ा काफी महंगा होता है, हाथी दांत, जैसे हाथी को मार करके उसकी दांत जो है बेचा जाता है, उसका वो काफी महंगा होता है। शेर वगैरह की किसकी खाल है उसको लोग बेचते हैं। जो डियर है उसको बेचा जाता है। स्नो लेपर्ड को शिकार करके बेचते हैं तो काफी पैसा मिलता है। तो इस तरह से जो ट्रेडिंग के लिए जो काम होता है उसी को हम कहते हैं पोचिंग, जिससे कि लोग पैसा कमाते हैं। तो ये काफी खतरनाक है इस वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये रुक कैसे सकता है? लोगों में जागरूकता बढ़ा करके कि ऐसा काम ना हो पाए, ऐसा कुछ होता है तो लोग इन्फॉर्म करें, तो ये सारी चीजें रुक सकती हैं। हाँ?